नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई के 5वें पाठ में आज हम उदासीनता वक्रों की विशेषता तथा उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन समझने का प्रयास करेंगे। पिछले पाठ में हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रारंभ करते हुए उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण तथा उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र तथा उदासीनता सारणी के बारे में समझे थे। जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा, एक उदासीनता वक्र एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं x तथा y के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये जो उदासीनता वक्र हिग्स और एलन ने बनाए हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहले हम उन विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता रेखा चित्र फर्स्ट में दर्शाई गई है कि कोई उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक ऊंचा होगा उतना ही अधिक संतुष्टि का सूचक है। जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा था कि एक उपभोक्ता के लिए विभिन्न संतुष्टि स्तरों को प्रदर्शित करने वाले कई सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं जो x और y वस्तु की अलग अलग मात्राएं बताते हैं तथा एक उदासीनता वक्र पर संतुष्टि समान होती है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि एक उदासीनता मानचित्र में जो ऊंचा वाला, जितना अधिक ऊंचा होगा उदासीनता वक्र, वो अधिक संतुष्टि का सूचक होगा। जैसा कि रेखा चित्र फर्स्ट में हमने बताया, x अक्ष पर वस्तु x की मात्रा है, y अक्ष पर वस्तु y की मात्रा है तथा तीन उदासीनता वक्र अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। बैंगनी रंग में, फिर उससे ऊपर हरा कलर में IC2, फिर उससे ऊपर लाल कलर में IC3। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता यह कहती है कि जो पहला उदासीनता वक्र IC1 है उसकी संतुष्टि से दूसरा जो IC2 है उसकी संतुष्टि अधिक होगी तथा उससे ऊपर IC3 जो है उसका संतुष्टि का स्तर अधिक होगा। अर्थात जैसे जैसे हम मूल बिंदु से ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर अधिक प्रदर्शित करता है। दूसरा विशेषता है उपभोक्ता उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। देखिए, ढाल किसी भी वक्र या रेखा का दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक तब होता है जब x और y दो चरों में से एक चर बढ़ता है तो साथ साथ दूसरा चर भी बढ़ता है, तो हम उसको बोलते हैं धनात्मक ढाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेखा चित्र 2 में x वस्तु तथा y वस्तु की मात्राएं x तथा y अक्ष पर प्रदर्शित की गई है तथा लाल रंग से एक IC उदासीनता वक्र प्रदर्शित है। अभी ए बिंदु पर देखिए, ए बिंदु पर x और y की जो मात्रा है, यदि बी बिंदु पर जाते हैं ए से तो x की मात्रा बढ़ाते हैं तो y की मात्रा कम होती है। इसी तरह से आगे सी बिंदु पर जाते हैं तो x की मात्रा और बढ़ती है तो y की मात्रा और कम होती है। अर्थात एक चर की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे चर की मात्रा घट रही है। इसलिए हम कहेंगे कि इस तरह के वक्र या रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरी विशेषता है, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते या छूते नहीं। जैसा कि हमने देखा कि एक उपभोक्ता के लिए विभिन्न संतुष्टि स्तरों को प्रदर्शित करने वाले कई सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं एक उदासीनता मानचित्र के अंदर। तो जिस प्रकार इस रेखा चित्र फर्स्ट में दर्शाया गया है, IC1 और IC2 यदि दो उदासीनता वक्र हैं, एक बैंगनी कलर में एक लाल कलर में, तो इसकी विशेषता, तीसरी विशेषता यह कहती है कि ये दोनों उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को छुएंगे नहीं या कहीं किसी बिंदु पर काटेंगे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए इस रेखा चित्र में हमने सी बिंदु पर IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे को काटते हुए प्रदर्शित हुए हैं। अब देखिए, सी बिंदु को यदि हम IC1 पर माने तो उसका संतुष्टि का एक स्तर है तथा सी बिंदु को IC2 पर माने तो उसका संतुष्टि का एक स्तर है। अर्थात सी बिंदु ऐसा बिंदु हो गया जिसके दो भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर हैं, जबकि उदासीनता वक्र की बनावट की जो मूल भावना है वो यह है कि एक बिंदु एक ही संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करता है। इसलिए
ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि दो उदासीनता वक्र एक बिंदु पर एक दूसरे को काटे। इसी प्रकार चौथी इसकी विशेषता है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। कोई भी वक्र मूल बिंदु जो O है, जो x और y अक्ष के काटने की जगह है, O दिखाया गया रेखा चित्र में, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो कोई भी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कि वो उसका झुकाव उस तरफ है। इससे उल्टा होता है तो हम बोलते हैं मूल बिंदु से नतोदर, तो उसका झुकाव मूल बिंदु से ऊपर ऊपर की ओर होता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में हमने दिखाया है, लाल तीर के निशान से बताया गया कि इस वक्र IC का उदासीनता वक्र जो है, जो ABCD बिंदुओं के मिलाने से बना है, इसका जो ढाल है या इसका जो झुकाव है वो मूल बिंदु की ओर O की ओर है। पांचवी विशेषता उदासीनता वक्रों की ये होती है कि उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः पुस्तकों में ये दर्शाया जाता है कि IC1, IC2, IC3 जैसे रेखा चित्र में हमने बैंगनी, हरा और लाल 3 उदासीनता वक्र बनाए हैं, तो ये बिल्कुल एक समान समानांतर हो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि IC2 का थोड़ा सा आकार ऊपर नीचे हो, IC3 का ऊपर नीचे हो, लेकिन ये केवल कभी भी किसी एक दूसरे को छुएंगे नहीं तथा एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बल्कि आकार इनका अलग अलग हो सकता है। समानांतर एक जैसी लाइनें होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से छठी जो विशेषताएं हैं वो दो विशेषताएं हैं कि कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं होती है तो उदासीनता वक्र का आकार बदल जाता है। पहली वस्तु जब हम जानते हैं पूरक वस्तु, जैसे पूरक वस्तु वो वस्तु होती है जो कि दो वस्तुओं को एक साथ काम में ले जाए, जैसे पेन और रिफिल। तो एक खाली पेन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में या तो रिफिल या स्याही चाहिए, तो ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। तो जब दो वस्तुएं x और y पूरक हो, तो जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है नीले कलर से वक्र IC को, तो उदासीनता वक्र का जो स्वरूप या आकार होता है वो इस तरह से L आकार का होता है। यह आकार यह प्रदर्शित करता है कि चूंकि दोनों वस्तुएं पूरक है तथा इसलिए x और y का संयोग हमेशा वही रहेगा। अगर x की मात्रा बढ़ाएंगे तो y की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, y की बढ़ाएंगे तो x की बढ़ानी पड़ेगी। और एक संतुष्टि स्तर के लिए IC L के आकार का होता है। इसके अपवाद स्वरूप यदि वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तु हो, प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु होती है जो एक के बदले में दूसरी काम में आ सके। जैसे कि हम मानते हैं कि पेन की बजाय हम पेंसिल काम में ले सकते हैं लिखने के लिए, तो पेन और पेंसिल एक तरह से प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। तो ऐसी वस्तुओं में x और y दो वस्तुएं यदि प्रतिस्थापन वस्तु है, तो जो तीसरे रेखा चित्र में दर्शाया गया है हरे और लाल रंग से दो तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र इस तरह से सीधे ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होती है। सरल रेखा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जितना x की मात्रा बढ़ाएंगे बिल्कुल समान अनुपात में उतना ही y की मात्रा घटानी पड़ेगी, या y की बढ़ाएंगे तो x की घटानी पड़ेगी। तो ये दो अपवाद हैं उदासीनता वक्रों के आकार के। यदि वस्तुएं पूरक वस्तु है तो L आकार का होगा, और यदि वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तु हैं तो समान एक ढाल वाला ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होगी। अब हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उदासीनता वक्र विश्लेषण की कुछ प्रमुख मान्यताएं। मान्यताओं में सबसे पहली है, उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग का उपभोग करना चाहता है। अभी हम ये मानेंगे अपने विश्लेषण को आसान बनाने के लिए कि उपभोक्ता केवल दो ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, x और y मान लीजिए। उपभोक्ता विवेकशील है तथा उसे संपूर्ण ज्ञान है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को पता है कि उसके सामने x वस्तु के संयोग और y वस्तु के मात्राओं के संयोग से संतुष्टि कितनी मिलती है। ऐसे भिन्न भिन्न उदासीनता सारणियाँ उसके सामने उपलब्ध है, इसलिए हम कहते हैं उसे संपूर्ण ज्ञान है। तथा वह विवेकशील है, इसका मतलब वो ऊंचे संतुष्टि स्तर और नीचे संतुष्टि स्तर का अंतर समझता है। तीसरा मान्यता है,
यहाँ हम उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण ले रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि जब उदासीनता वक्र की बात करते हैं तो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण ही होता है, जिसमें हम दो वस्तुओं के संतुष्टि स्तरों को केवल क्रम दे सकते हैं, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर विशेषता है उपभोक्ता की पसंद में स्थिरता एवं क्रमगतता। स्थिरता का मतलब ये है कि यदि वो ए संयोग को बी संयोग के ऊपर अधिक पसंद करता है तो कभी भी वो बी को ए के ऊपर पसंद नहीं करेगा। जैसा कि हमने लिखा है व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन का मतलब यदि ए को बी से वरीयता देता है तो बी को ए से कभी वरीयता नहीं देगा। इसी प्रकार क्रमगतता का मतलब ये है कि यदि उपभोक्ता ए बी सी ये जो है वो दो वस्तुओं के संयोग हैं, यदि उपभोक्ता ए संयोग को बी संयोग के ऊपर वरीयता देता है तथा बी संयोग को सी संयोग के ऊपर वरीयता देता है तो क्रमगतता का मतलब ये है कि वो सदैव ए संयोग को सी संयोग के ऊपर वरीयता देगा। इस प्रकार एक और विशेषता है कि यहाँ पर हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर हास्यमान होती है, जिसको हम अंग्रेजी में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तथा x और y की तो MRS/XY लिखते हैं बराबर माइनस, माइनस इसलिए लिखा है कि हास्यमान है, ऋणात्मक है। डेल्टा y का मतलब y की मात्रा में अंतर, डेल्टा x का मतलब x की मात्रा में अंतर। इस हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए y वस्तु की जो इकाइयाँ त्याग की जाती है ताकि उपभोक्ता उसी संतुष्टि स्तर पर बना रह सके, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर x की y के लिए कहते हैं। देखिए, जैसा कि सारणी में हमने दिया है, 5 विभिन्न संयोग बताए हैं A, B, C, D और E। इन संयोगों में x वस्तु की मात्रा है और y वस्तु की मात्रा है। A संयोग में देखिए x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 20 इकाई से जो संतुष्टि मिलती है, वही संतुष्टि B संयोग में x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 15 इकाई से मिलती है, और वही संतुष्टि x वस्तु की 3 इकाई तथा y वस्तु की 11 इकाई से मिलती है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं इस सारणी में कि जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा कम हो रही है। पहले 20 से 15, फिर 15 से 11, फिर 11 से 8, 8 से 6, लेकिन जो अंतर है वो घटता जा रहा है। जैसे कि पहले x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए 1 से 2 पर जाने के लिए y की 5 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी, जबकि 2 से 3 पर जाने के लिए 4 ही छोड़नी पड़ती है, तथा 3 से 4 पर जाने के लिए 3 ही छोड़नी पड़ती है, और 4 से 5 पर जाने के लिए 2 ही छोड़नी पड़ती है। इसे हम कहेंगे ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है, लेकिन ये घिरती हुई है। जो अंतिम कॉलम में दिखाई गई है MRS, जो हम लिख रहे हैं 5:1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, तो यहाँ यह दिख रहा है कि ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ये हास्यमान है या गिरती हुई है। अर्थात पहले 5:1 है, फिर 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1। इसी चित्र को जब रेखा चित्र में देखते हैं तो रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु है, तो लाल रंग से हमने उदासीनता वक्र प्रदर्शित किया है। A, B, C, D, E विभिन्न संयोग हैं जो समान संतुष्टि प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन पर x और y की मात्रा का अंतर है। तो देखिए, A बिंदु पर x की मात्रा और y की मात्रा, जब हम A से B पर आते हैं तो x की मात्रा बढ़ाने, समान अंतर में बढ़ाने पर भी y की मात्रा पहले अधिक कम करनी पड़ रही है, फिर उससे कम करनी पड़ रही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका मतलब इसे हम कहते हैं कि हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर, या जो सीमांत प्रतिस्थापन दर या MRS है वो हास्यमान या गिरती हुई होती है उदासीनता वक्र में। अब उपभोक्ता के संतुलन के लिए एक और आवश्यक औजार की हमें आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा या आय रेखा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक उपभोक्ता जो कोई 2 वस्तुओं को बाज़ार में खरीदने जाएगा तो उसके पास में एक निश्चित आय होनी चाहिए।
तो उस निश्चित आय को रेखा चित्र में प्रदर्शित करने के लिए कीमत रेखा या आय रेखा या बजट रेखा से प्रदर्शित की जाती है। दिए गए रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु x की मात्रा है, y अक्ष पर वस्तु y की मात्रा है। मान लीजिए उपभोक्ता की एक निश्चित आय है, उससे वो x वस्तु की अगर अपनी सारी आय को x वस्तु पर खर्च करे तो वो x वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीद सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए वो y वस्तु केवल खरीदे तो y वस्तु की 50 इकाइयाँ खरीद सकता है। मान लीजिए इसमें हम मान सकते हैं कि 100 रुपये यदि उसके पास हैं और x की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तथा y की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है, तो 100 रुपये से यदि x खरीदेगा तो 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 20x खरीद सकेगा केवल। और अगर केवल y खरीदना चाहेगा तो क्योंकि उसकी कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है तो वो 50y खरीद सकेगा। तो 20 x अक्ष पर 20 या y अक्ष पर 50, ये दो बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, जो 20 और 50 को जोड़ रही है, यह रेखा उपभोक्ता की कीमत रेखा या बजट रेखा या आय रेखा है। अब देखिए इस बिंदु पर ए बी सी जो बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं, ये बिंदु ये बताते हैं कि यदि वो ए बिंदु से प्रदर्शित होने वाले x और y की मात्रा को खरीदेगा या बी से प्रदर्शित होने वाले x और y को खरीदेगा या सी से प्रदर्शित होने वाले x और y को खरीदेगा, तो वो अपनी पूरी आय खर्च करके x और y को खरीद सकता है। यदि उपभोक्ता बिंदु S पर है जो नीले रंग से दर्शाया गया है, तो इस स्थिति में वो x और y की मात्रा खरीद लेगा, लेकिन वो अपनी पूरी आय 100 रुपये खर्च नहीं कर पाएगा, उसका कुछ पैसा बचेगा। इसी प्रकार यदि वो Z बिंदु पर है जो लाल बिंदु से दर्शाया गया है लाल रंग से, तो यह वो बिंदु है जो उपभोक्ता के सामर्थ्य से बाहर है। सामर्थ्य का मतलब उसकी आय इतनी नहीं है कि वह Z बिंदु से प्रदर्शित होने वाले x तथा y की मात्रा खरीद सके। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि यह कीमत रेखा या बजट रेखा या आय रेखा ऐसे विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ है ए बी सी का, जिससे उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय खर्च करके x तथा y वस्तु की मात्रा खरीद सकता है। तो इसको हम गणित के रूप में भी लिख सकते हैं, आय बराबर पी एक्स क्यू एक्स, जहाँ पर पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत, क्यू एक्स एक्स वस्तु की मात्रा, प्लस पी वाई क्यू वाई, जो पी वाई है वाई वस्तु की कीमत और क्यू वाई है वाई वस्तु की मात्रा। मान लीजिए उदाहरण हमने लिया था, यदि उसकी आय 100 रुपया है तो कीमत x वस्तु की 5 रुपया है, तो 100 बराबर 5 इंटू क्यू वाई प्लस 2 इंटू क्यू वाई। अब इस कीमत रेखा का जो किसी एक सरल रेखा का जो ढाल होता है वो कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका ढाल हम लिखेंगे, और ऋणात्मक ढाल है, ये दिख रहा है क्योंकि जब एक वस्तु बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब ढाल ऋणात्मक है। तो ढाल बराबर माइनस पी एक्स बटा पी वाई, जो कीमतों का अनुपात है उसका ऋणात्मक जब लेंगे तो इस कीमत रेखा का ढाल आएगा। अब हम उपभोक्ता के संतुलन, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे। उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की बात करते हैं। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। पहला, उपभोक्ता के पास अपना उदासीनता मानचित्र उपलब्ध है, जिसमें वो x और y वस्तु की कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा तो उससे उसको कितना कितना संतुष्टि मिलेगा, यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है। दूसरा, उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय है। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि उसके पास 100 रुपये है। तीसरा, दो वस्तुओं x और y का उपभोग करता है। हमने मान्यता में ये मानेंगे कि उपभोक्ता अभी केवल दो ही वस्तुओं काम में लेगा, x तथा y, और दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर है। जैसा कि हम पहले वाले उदाहरण में देखा था, मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 2 रुपया, दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपया। दोनों वस्तुएं पूर्ण विभाज्य है। पूर्ण विभाज्य का मतलब ये होता है कि जितनी मात्रा में जितने टुकड़े करके अगर 2.5 इकाई चाहिए तो 2.5 या 3.7 इकाई चाहिए तो 3.7 इकाई भी उपलब्ध है। उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि स्थिर रहते हैं। जब हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, हम ये मानेंगे कि इस विश्लेषण अवधि में उपभोक्ता की रुचि, फैशन और
स्थिर रहते हैं तथा उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात वो अपनी संपूर्ण आय खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते। इन सभी मान्यताओं के साथ जब हम उपभोक्ता के संतुलन को देखते हैं तो संतुलन के लिए हमें क्या देखना है कि एक तरफ उपभोक्ता के पास एक्स और वाई वस्तुओं के संतुष्टि स्तरों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र है और दूसरी तरफ उसके पास उसकी आय को प्रदर्शित करने वाला कीमत रेखा या आय रेखा है। तो इन दोनों के बीच में उसको सामंजस्य बिठाना है। तो ये सामंजस्य बिठाने के लिए जब हम रेखा चित्र में दोनों को एक साथ बनाते हैं तो देखिए उपभोक्ता का संतुलन इस रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित होता है। इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा है, वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा है। हमने मान्यता में माना था कि उपभोक्ता के पास एक्स और वाई वस्तुओं की संतुष्टि स्तरों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र उपलब्ध है, अर्थात IC फर्स्ट, IC सेकंड, IC थर्ड, ये अलग अलग संतुष्टि स्तर प्रदर्शित करने वाले उदासीनता वक्र उसके सामने हैं। साथ ही उपभोक्ता की एक निश्चित आय है। वह निश्चित आय कीमत रेखा जो ऑरेंज कलर की या नारंगी कलर की रेखा से प्रदर्शित है वो प्रदर्शित है कीमत रेखा या आय रेखा। अब उपभोक्ता को इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना है। सामंजस्य इस प्रकार बिठाना है कि उसको अपनी जो निश्चित आय है जो कीमत रेखा द्वारा प्रदर्शित है उसके दायरे में ही रहते हुए अपने संतुष्टि को अधिकतम करना है। अब संतुष्टि अधिकतम करने के लिए उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र IC1 फिर IC2 पर जाना चाहता है, फिर वहाँ से IC3 पर जाना चाहता है। तो यदि वो IC3 पर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, IC3 पर एक बिंदु दिखाया गया है लाल कलर से, वहाँ पर वो जाना तो चाहता है संतुष्टि को स्थिर करने के लिए, परंतु जा नहीं सकता क्योंकि कीमत रेखा का प्रतिबंध है। इसी प्रकार IC2 पर जो दो बिंदु दिखाए गए हैं वहाँ पर भी वो लाल बिंदु उन पर रहना चाहता है लेकिन वहाँ रह नहीं सकता क्योंकि वो भी उसकी आय के दायरे से बाहर है। यदि वो नीचे रहना चाहे तो जो नीले कलर का IC फर्स्ट पर एक बिंदु दिखाया गया उस पर रह सकता है, लेकिन उस बिंदु पर वो अपनी पूरी आय को खर्च नहीं करेगा। इस प्रकार एक बिंदु ई बिंदु प्रदर्शित है इस रेखा चित्र में जो हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। ये बिंदु को देखिए आप, उपभोक्ता इस बिंदु से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि उसकी आय उसको परमिट नहीं करती है, वो आय के दायरे से बाहर हो जाएगा। और इस बिंदु से नीचे वह रहना नहीं चाहता क्योंकि इससे नीचे संतुष्टि का स्तर घट जाता है। तो ये ई बिंदु जो हरे रंग से प्रदर्शित है यह ऐसा बिंदु है जहाँ पर वो अपनी संपूर्ण आय खर्च करते हुए संतुष्टि के अधिकतम स्तर को प्राप्त कर रहा है। अब यह बिंदु कैसे प्राप्त होता है? यह बिंदु देखिए किसी एक उदासीनता वक्र इस में IC सेकंड तथा कीमत रेखा का स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु ज्योमेट्री में स्पर्श बिंदु वो होता है जब एक सरल रेखा और एक वक्र आपस में एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर छूते हैं। तो ई बिंदु जो है IC2 उदासीनता वक्र और कीमत रेखा का स्पर्श बिंदु है। तो इस बिंदु पर संतुलन की शर्तें निर्धारित होती है। संतुलन की शर्तें क्या है? देखिए, संतुलन की पहली शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र तथा कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ये स्पर्श कब करते हैं? जब दोनों का ढाल बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि कीमत रेखा का ढाल Px बटा Py के बराबर होता है तथा उदासीनता वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है, जिसे हम लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRX। तो MRX बराबर Px बटा Py। दूसरा, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। यह भी एक मान्यता आवश्यकता है संतुलन की बिंदु की कि ये जो ई बिंदु है ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। तो ये दो संतुलन की शर्तें प्राप्त होती है। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, यानी कि उनका ढाल बराबर होगा, तथा दूसरा उस बिंदु पर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। इस प्रकार
यह बिंदु जो ई बिंदु है ये उपभोक्ता के संतुष्टि को बताता है, जहाँ पर वो अपनी संपूर्ण आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने उदासीनता वक्रों की विशेषताएं समझी तथा उसके बाद में उदासीनता वक्रों तथा कीमत रेखा की सहायता से उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।